दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटिकल या फिर आपका जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से। और इससे पहले मैंने आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को और कंप्लीट साइंस को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। हमारे चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर उनको समझ सकते हैं। अब यार इस सब्जेक्ट को कई जगह तो आपके सोशियोलॉजी कंसीडर करते हैं और बहुत जगह इसको पॉलिटिकल बोलते हैं, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल बोल के आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर ही हमारा इस नाम से आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको कंटेंट्स के अंदर बेसिकली ये बता रखा है कि भाई इस बुक के अंदर आपके कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। तो जो हमारी यूनिट 1 रहेगी उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी यूनिट के अंदर चैप्टर आएंगे, फिर हमारी यूनिट 3 आ जाती है बीच में, और यहाँ पे आती है आपकी यूनिट 2। तो चलो सभी को डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारी यूनिट 1 को। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो यार ये मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि ये आपके टीचर के नोट्स है, यानी कि टीचर के लिए लोगों ने यहाँ पे गिवन किए हैं, तो ये आपका कोई रोल यहाँ पे इनको लेके नहीं बनता। तो हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 1 को यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आती है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कहता है इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ और इवन प्लेड। अब हमें बताता है कि भाई हम हमारे संविधान के बारे में जानने की जो हमारी जर्नी रहने वाली है उसको शुरुआत करेंगे एक आपका जो फुटबॉल का गेम होता है उससे। और आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसके बारे में ज़रूर सुना भी होगा और बहुत सारों ने इसको खेला भी होगा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, फुटबॉल होता है जब आप पैरों के साथ बॉल को मतलब कि मार के गेम को खेलते हो, वो वाला गेम आपका। अब कहता है एज द नेम सजेस्ट दिस इज़ अ गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट। कि भाई ये तो हमें नाम ही बता रहा है कि गेम का नाम क्या है आपका फुटबॉल। फुट मतलब होते हैं आपके पैर और बॉल मतलब होती है आपकी बॉल। तो यार यहाँ पे आपको नेम से ही पता लग रहा है कि भाई पैरों के साथ बॉल के साथ खेलना। ठीक है, तो अब आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द फुटबॉल इफ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर देन दिस इज कंसिडर्ड अ फॉल। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई अगर उस बॉल को जो आपका फुटबॉल गेम है इसके अंदर किसी का हाथ टच हो जाता है बॉल से तो उसको फाउल माना जाता है गोल कीपर को छोड़ के। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. अब यहाँ पे बताता है कि भाई अगर प्लेयर से काम करना स्टार्ट कर दे, भाई पैरों की जगह बॉल्स को हाथ में उठा के एक दूसरे प्लेयर की तरफ यहाँ पे फेंकने लगे और वो कैच भी करने लगे यहाँ पे खड़े होके। ठीक है, तो क्या वो गेम आपका फुटबॉल रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे बताता है सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट। ऐसे ही जो आपके दूसरे गेम हैं जैसे कि आपका हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। उनके भी कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको हम खेलते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। और यहाँ पे यार इन्हीं जो रूल्स की हेल्प से हम जान पाते हैं कि भाई गेम के अंदर आखिरकार हमें करना क्या है और कैसे इसको खेलना है और ये गेम दूसरे गेम से कैसे अलग है। ये सारी बातें हम तभी तो जान पाते हैं उनके रूल से, इसी वजह से। As these are fundamental to the game, can we also call them the constitution rules of the game? क्या हम इनको गेम के कॉन्स्टिट्यूशन रूल भी कह सकते हैं, यानी कि भाई आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल और आपके जिनके ऊपर मतलब कि आपका गेम पूरा आधारित है वो आपकी बेसिक रूल्स, हम उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल बोल सकते हैं आपकी गेम की। लाइक दिस गेम अ सोसाइटी ऑल्सो हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट वट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। और इसी तरीके से माय फ्रेंड्स जो हमारा समाज होता है यार उसके भी मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं और उसी से उन्हीं के बेस पे हम बता पाते हैं कि भाई इस समाज से जो हमारा समाज है कैसे अलग है, यहाँ पे जो लोग काम करेंगे वो कैसे करेंगे, तो वो हम कैसे बता पाते हैं, वो हम इन रूल्स के बेस पे ही बता पाते हैं। ठीक है, अब कहता है इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लाइव टुगेदर दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड दो कंसेंसस एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। अब यहाँ पे बेसिकली बताता है कि भाई देखो जिन आपके जिस देश के अंदर जैसे कि हमारा इंडिया देश ही आप ले लो, जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि आपके धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो यार वहाँ पे इन रूल्स को बनाने में और ज़्यादा मुश्किल होती है और बहुत सोच समझ के इन रूल्स को बनाना पड़ता है और उनको बाद में हम लिखित फॉर्म में यानी कि एक बुक के अंदर लिख के उनको रखते हैं अपने पास, ताकि अगर वो हम भूल जाते हैं तो बाद में उसके अंदर से देख लिए। A written document in which we
फाइंड सच रूल्स आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जिस हमें डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि जिस आपकी बुक के अंदर हमें ये सारे रूल्स लिखे हुए मिलते हैं, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल लिखे हुए मिलते हैं, उस बुक को हम क्या बोल देते हैं, यानी हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, उसको हम संविधान भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। अब कहते हैं वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 एंड 7 इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। कि भाई जो आपकी क्लास 6 थी, आपकी 7 थी, उन दोनों के अंदर हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे जानी। आपकी पॉलिटिकल और साइंस की जो सोशलॉजी की टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर, हैव यू एवर वंडर वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन ऑन और हु रोट इट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई क्या आपने कभी उन क्लासेस के अंदर इतना दिमाग लगाया या फिर इतना सोचा कि भाई जो आपका संविधान है आखिर वो हमारे पास क्यों है, या फिर जो हमारा संविधान है वो कैसे लिखा गया, किन लोगों ने उसको बैठ के लिखा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ द इश्यूज एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है ना, बेसिकली इसके अंदर हम यार जो हमारा संविधान है उसके बहुत सारे जो इश्यूज रहे लिखने के अंदर उसको डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे वो लिखा गया और लिखने के बाद उसके क्या क्या अच्छे फीचर हमें देखने को मिले। ईच ऑफ दीज फीचर इज़ क्रूशियल ऑफ द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसमें से हर एक फीचर आपका बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र को चलाने के लिए। फिर कहते हैं एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ द डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। और इनमें से बहुत सारे हमने की फीचर्स को अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में भी हम स्टडी करेंगे, तो काफ़ी मज़ा हमें बेसिकली यहाँ पे आने वाला है। तो मे भी सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब गेम से मैंने रिलेट करके आपको बता दिया है कि भाई जैसे आपके गेम के रूल होते हैं वैसे आपके समाज के भी रूल होते हैं। उन रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल बोल देते हैं, और फिर जो उनको हम लिख देते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे पास आता है, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उससे पहले आप इस पीछे पिक्चर को देख लीजिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें बताते हैं, फिर हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। एक मिनट नहीं, यहाँ से प्रोसीड करेंगे, यहाँ तक बातें चल रही हैं पिक्चर को लेके। ठीक, अब बोलता है इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। दिस असर्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ द इंडियंस गेन मोमेंटम एंड दिस वॉज कन्वर्टेड इन December 1946। द फोटो ऑन पेज 2 shows how members of the Constituent Assembly, सम ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताते हैं कि भाई आपका 1934 के अंदर जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कि आप सभी को आज भी देखने को मिलती है, उसने डिमांड रखी भाई अंग्रेजों के सामने कि हम अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं। फिर उस टाइम पे यार बताते हैं कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भाई उन लोगों ने ये डिमांड भी रखी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी है ना, इसके अंदर सिर्फ हम लोग इंडियन लोगों को रखेंगे। तो इस बात ने भी मोमेंटम लिया। फिर आपके दिसंबर 1946 को ये बात हो भी जाती है। फिर आपको पता है हमारा देश भी आगे चल के आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपने पीछे पिक्चर देखी ना, यहाँ पे कुछ मेंबर्स आपको शो कर रखे हैं आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, या फिर मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। ठीक है, अब बताते हैं बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। कि भाई आपका 1946 से लेके 1949 तक आपकी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसने यार हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया, यानी कि देखा कि इसको कैसे बनाया जाए, क्या कुछ रखना है, क्या हटाना है, मतलब कि वो सभी बातें देखी, उनको ध्यान से समझा। आप अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं तो ये देखो यार, 46 से 49 यानी कि 3 साल लगातार इन्होंने इसी बात को सोचा है। अब आगे बताते हैं, फिर बताते हैं फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 years of British rule the member of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसको सारी बातों का पता था कि भाई 150 साल यहाँ पे अंग्रेज राज करके गए हैं, लोगों के ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ा है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है तो हमको कौन सी अप्रोच रखनी पड़ेगी, हमें बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। अभी अभी देश भी आज़ाद हुआ है, तो काफ़ी सारी दिखती हैं यहाँ पे। उसके बाद बताते हैं कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे आपके जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके अंदर। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपने फ़ोटो पीछे देखी, यहाँ पे आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी पिक्चर भी आपको दिखा रखी है, जो कि यहाँ पे सभी को एड्रेस कर रही हैं, यानी कि बोल के सुना रही हैं।
चलो अब आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पे आगे बोलता है टुडे मोस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आज हमारे मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी अर्थ के ऊपर बहुत सारी कंट्री, आप सभी को पता है, उनमें से आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ के पास उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है। वाइल all democratic countries are likely to have a constitutions, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जितने भी आपके लोकतंत्र देश हैं, भाई ऐसा हमें देखने को मिलता है कि सभी के पास आपका संविधान बहुत है, मतलब कि सभी के पास उनका संविधान है, लेकिन आपके जितने भी देश हैं उनके पास संविधान भी है और वो डेमोक्रेटिक है। ये होना आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कि इसके ऊपर हम कोई श्योरिटी नहीं देंगे। चलो इस बात को आपको मैं समझा दूँ, मेरे को पता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जरूर होंगे। देखो यार, यहाँ पे बताते हैं कि भाई जितनी भी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यानी कि हमारे लोकतंत्र देश हैं, उनके पास संविधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जितने भी आपके देश हैं और वो यहाँ पे उनके पास संविधान भी है आपका, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यार वो आपका डेमोक्रेटिक भी हो सकता है और नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, यानी कि ये कोई पक्की बात नहीं है कि भाई वो सारे देश फिर डेमोक्रेटिक भी होंगे, ठीक है। बस ये छोटी सी बात बता रहा था आप सभी को, इतने कन्फ्यूज मत हुआ करो आप। फिर कहता है आप सभी को द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पजेज, एक मिनट, इट इज़ नॉट नेसेसरी, हाँ हो गया था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेज, फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वो द सिटीजन्स एस्पायर टू लाइव इन। मैं बताता है कि भाई जो हमारा संविधान होता है बेसिकली वही यहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी डिमांड को सामने रखता है और बताता है कि भाई लोग सरकार से इस तरह का देश चाहते हैं तो इस तरह का देश उन्हें जरूर दिया जाए, यानी कि लोगों की इच्छाओं को सामने लेके आता है। और पुट अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन वन टेल अस वट द फ्री फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। और जो हमारा संविधान है वही हमें बताता है कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का। अ कंट्री इज यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स एंड बट नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज। अब यहाँ पे बताता है कि भाई एक देश के अंदर, जैसे कि हमारे इंडिया को ही लगा लो, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग मानना है। अब हिंदू कुछ और मानते हैं, मुस्लिम कुछ और मानते हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं वो कुछ और मानते हैं। तो यार ऐसे अलग अलग धर्म के लोगों का कुछ अलग अलग मानना है, उनके कुछ अलग विश्वास हैं यहाँ पे। तो मैं बताता है कि भाई यार ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बार ये बात हो जाती है कि भाई इस मतलब मानो यहाँ पे कोई बात है, कोई बात चल रहा है, कोई विवाद हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर यार ये लोग तो यहाँ पे इनका कुछ और मतलब की राय है इसको लेकर, इनकी कुछ और राय है। तो आप अपने घर के अंदर भी देखते होंगे, कई बार आपके पापा कुछ बोलते हैं, मम्मी कुछ बोलती हैं, और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि दोनों की बातें सेम हो जाती हैं, यानी कि दोनों की सलाह मिल जाती है। तो यार ऐसा ही कुछ हमारे देश के अंदर भी होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फिर आगे बोलता है, कहता है अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिक ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। अब यहाँ पे बताता है कि जो हमारा संविधान है अब उसी चीज़ के ऊपर लिखा गया कि आपका, जिसके ऊपर आपके मतलब कि उस धर्म के लोग भी और उस धर्म के लोग भी, यानी कि सारे लोग एग्री कर देंगे भाई ये चीज़ तो यार हमें चाहिए ही चाहिए सर, और इस तरीके से हमारे देश को यहाँ पे चलाना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप समझ रहे हो इस बात को, तो थोड़ा ध्यान से समझा करो आप, मतलब कि इतना टिपिकल चैप्टर नहीं है ये। फिर बताते हैं दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। और यहाँ पे जो हमारा संविधान है वही ये बात बताता है कि भाई जो हमारी सरकार है वो कैसे देश को चलानी चाहिए, सरकार के कैसे आइडियल्स होने चाहिए, साथ में जो लोग चाहते हैं और हमारे देश को मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ना आपका संविधान सामने लेके आता है, और ये संविधान के अंदर जो बातें आई हैं वो कहाँ से आई हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई लोगों को तो ये बात चाहिए ही चाहिए। तो वो बात यहाँ पे संविधान सरकार के सामने रखता है, फिर सरकार उस बात को लेके आती है हम सभी के सामने और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो बताता है लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थ। अब यहाँ पे बताता है कि भाई देखो यार जो भी हमने आपको यहाँ तक बताया तो यार मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं बहुत ही अच्छा, जो कि आपके सारे डाउट्स को दूर कर देगा। अब आपको पता है कि भाई आपकी एक नेपाल नाम की कंट्री है, हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है। और मैं अगर मैं आपको बना के भी बताना चाहूँ तो यार देखो आपका इस साइड पड़ता है नेपाल,
बस ये इंडिया का मैप है यार, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी आप समझ लेना, लेकिन आपका नेपाल इस साइड पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं वो आपके नॉर्थ साइड में पड़ता है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, कि भाई नेपाल के अंदर आपकी क्या थी, मोनार्की थी। मोनार्की के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि भाई देखो यार, ये आपका राजा है, इसके सर पर ताज है, और सारे जितने भी देशवासी हैं इसी की बात मानते हैं। यहाँ पे ना कोई इलेक्शन होंगे ना कुछ और होगा, बस ये आपका परमानेंट राजा है, मोनार्क है, जो इसने कह दिया वही यहाँ पे शासन है। आप समझ सकते हो, ठीक है, अगर आपने बाहुबली मूवी को देखा होगा तो। फिर आगे बोलते हैं आप सभी को, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1919, कि भाई आपका जो यहाँ पे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था आपके नेपाल के अंदर, वो अडोप्ट किया गया था आपका 1990 के अंदर, यानी कि यहाँ पे 1990 के अंदर आपके संविधान लेके आया गया था। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, और उसने यहाँ पे यही बात कही थी कि भाई जो यहाँ पे मैन पावर है, जो मैन अथॉरिटी है, वो किसके हाथ में है, राजा के हाथ में है, ये मोनार्क था। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड्स to establish democracy in 2006, they finally succeed in putting an end to the power of the king। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसी बात से यार लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगती थी कि भाई यहाँ पे एक ही जो इंसान है इसका राज चल रहा है, यही सभी लोगों के ऊपर राज चला रहा है। तो लोगों ने काफ़ी डिकेड्स तक इसके बारे में संघर्ष किया। अब यहाँ पे यार 2006 के अंदर जाकर फिर फाइनली जो आपके नेपाल के लोग थे वो यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने में सक्सेसफुल हो गए, और वहाँ से राजा को हटा दिया गया। अब लोग जिसको वोट डालते अब वही राजा बनता है, ठीक है। फिर बताते हैं, द पर्सन हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस इट बिकॉज इट डू नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ अ कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फाउट फॉर। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो इनका पुराना संविधान आया था फिर 1990 के अंदर, अब सारे लोगों ने उसको मना कर दिया कि भाई हम इसको तो नहीं मानेंगे यार, इसके अंदर हमारी कोई इच्छाएं सामने नहीं निकल के आ रही हैं, जो राजा चाहता था उसने वो सब कुछ लिख दिया। तो अब हमारा जो संविधान है वो दोबारा से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब एक बार आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लो। चलो इसके बारे में जो बातें वो मैं आपको यहाँ से यहाँ तक बताऊँगा, ठीक है, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलो एक बार डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं, the country of Nepal has witnessed several people struggle for democracy. There was a people struggle in 1990 that established monarch lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as this reason, began taking over different aspects of the government with the army assistance. The king then finally took over as a head of the government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to the large public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small consensus that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal became a democratic after abolishing the monarchy. The above photos show scenes from the people's movement for the democracy in 2006. तो चलो आपको एक ही बारी में सारी बातें डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको नेपाल के बारे में संघर्ष बताते हुए बताते हैं कि भाई बेसिकली सीन क्या हुआ था। देखो यार, अब यहाँ पे आपके नेपाल के अंदर 1990 के अंदर आपका वो लोकतंत्र बन गया था, वहाँ पे आपका संविधान आ चुका था। अब आप कहेंगे रुको रुको सर यार, आपने अभी पीछे तो हमें बताया कि भाई नहीं आया था 1990 के अंदर, तो यार वो आपको मैं डिफाइन करता हूँ। एक मिनट ध्यान से सुनो, आप पूरी बात तो सुनो पहले। अब यहाँ पे कहते हैं कि 1990 के अंदर लोगों ने संघर्ष किया था, तो वहाँ पे आपका लोकतंत्र आ गया। उसके बाद 12 साल तक आपका लोकतंत्र वहाँ पे रहा। अब 12 साल तक लोकतंत्र आपका वहाँ पे रहने के बाद 2002 के अंदर बेसिकली जो आपके राजा थे जिसका नाम यहाँ पे ज्ञानेंद्रा था, उसने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे जो आपका कंट्री साइड है, यानी कि जो गाँव के साइड का एरिया या फिर जो आपका मतलब कि थोड़ा देश के दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ पे आपकी माओविस्ट आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस बात को उन्होंने कहते हुए यहाँ पे कहा कि भाई अब गवर्नमेंट के ऊपर मेरा थोड़ा बहुत अधिकार यहाँ पे होना चाहिए, और फिर उन्हें गवर्नमेंट के डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर अपना अधिकार सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे यार सारी गवर्नमेंट को ही अपने अंडर में ले लिया। फिर आपको यहाँ पे यही बात बता रखी है कि द किंग
देन फाइनली टुक ओवर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आपका फिर वो फरवरी 2005 के अंदर पूरी गवर्नमेंट का हेड बन गया। लेकिन जो आपका नवंबर का टाइम आया 2005 का, उसमें जो आपके माओइस्ट थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया आपकी दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स को, यानी कि उसको छोड़ दिया। तो उसको छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने साइन किया यहाँ पे 12 पॉइंट एग्रीमेंट था आपका कोई उसको। फिर बताते हैं कि भाई उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो लोग थे अब दोबारा से यहाँ पे डिमांड करने लगे कि भाई हमें तो यार यहाँ पे हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें ऐसे मोनार्की नहीं चाहिए। तो लोगों ने डिमांड रखी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बात विवाद हुए आपके, और विद्रोह होने के बाद बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपकी अप्रैल 2006 का टाइम आया ना, वहाँ पे आपका जो किंग था उसने दोबारा से आपकी तीसरी पार्लियामेंट को रखा और यहाँ पे कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई आप चलो जाओ और सरकार बना लो। फिर बताते हैं कि इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक आफ्टर एबोलिशिंग दी मोनार्की। फिर आपके 2008 के अंदर दोबारा से जो नेपाल था आपका एक लोकतंत्र देश बन गया। अब यहाँ पे जो आपकी ऊपर की पिक्चर है ये आपको शो कर रही है कि लोगों ने आखिरकार भाई कैसे यहाँ पे विद्रोह किया, उसकी आपकी पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट ब्रीफ दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से मतलब कि बता रखा है नेपाल के अंदर बेसिकली क्या सीन हुआ था उसके बारे में। अब बताता है एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। अगर यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई जो अगर आपका फुटबॉल का गेम है अगर उसका हम कोई रूल बदल देंगे तो आपका पूरा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ही चेंज होएगा एक तरीके से, यानी कि उसके अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा ना, जो हमने आपकी रूल की बुक लिखी होगी आपकी फुटबॉल की उसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। फिर बताता है कि हमारे खेलने के तरीके में फिर बदलाव आएगा। फिर बताता है नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूसर इन अ न्यू सोसाइटी। अभी हमें बताता है कि जब जैसे ही आपका नेपाल अब मोनार्क से डेमोक्रेटिक देश की तरफ बढ़ा, यानी कि एक राजा से यहाँ पे लोगों के देश की तरफ बढ़ा, जहाँ पे लोग वोट डाल के अपना नेता चुनते हैं उनकी तरफ बढ़ा, फिर उनको अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे उनके अंदर बदलाव भी करना पड़ा होगा। ये तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी अब नया समाज स्थापित होने जा रहा है तो नए समाज के नए रूल्स होंगे ही। फिर बताते हैं दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। तो इसी तरीके से जो नेपाल के लोग थे उन्होंने 2015 के अंदर एक नया संविधान वहाँ पे अडोप्ट किया। द कैप्टन अलोंगसाइड एलेबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो कैप्शंस हैं आपके साथ साथ में हमने दे रखी हैं, इन्होंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बताई आपको नेपाल के अंदर बेसिकली क्या सीन हुआ था। तो कैप्शंस के बारे में बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव, कि भाई आपका जो कॉन्स्टिट्यूटिव ये वर्ड मैंने आपको बताया इससे आप क्या समझे हैं। मेरे ख्याल से समझ जाने चाहिए, आप इतनी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन आपको तब भी समझ में नहीं आया तो अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो। फिर बताता है प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। अब आप एक काम करो, हमें कोई भी एग्जाम्पल बताओ आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स का आपकी लाइफ के अंदर से, कि भाई डेली मैं मतलब कि मेरी लाइफ के अंदर मेरे जीवन के अंदर मैंने ये चीज़ तो अडोप्ट कर रखी है और मैं इसके ऊपर तो बेस करके अपना कोई भी डिसीजन लेता हूँ या फिर ये काम करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ का जो आपने बना रखा हो। फिर बताता है वाई डिड द पीपल ऑफ नेपाल वॉन्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेपाल के लोग थे उनको एक नया संविधान आखिरकार क्यों चाहिए था। तो यार अब ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, हमारा पहला ही चैप्टर है उसका पहला ही पार्ट है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।